गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 24 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। देखिए, वैसे आप लिस्ट में देख सकते हो कि आज काफ़ी सारे टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जाएंगे। जैसे बाल्टिक सी हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैप वर्क कर सकते हैं, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से न्यूज़ में क्यों है वो भी देख लेंगे। कुम्की एलिफेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए, खासकर प्रीलिम्स वाले पर्सपेक्टिव से। गज मेला के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से। भारत रत्न जो है वो दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, भारत रत्न के बारे में। गिनी कोफिशिएंट ये इकोनॉमी का टॉपिक है वैसे तो, ठीक है, इकोनॉमी का टॉपिक होता है, लेकिन इसे पॉलिटी के टॉपिक में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो गिनी कोफिशिएंट को काफी हद तक जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। गिनी कोफिशिएंट के साथ साथ एक और टॉपिक होता है थोड़ा सा, जिसे हम लोग लॉरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, लॉरेंस कर्व कहते हैं, ये भी इकोनॉमी का ही टॉपिक है, लेकिन क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो इसको इम्पैक्ट करती हैं, तो इसे आप जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 दोनों में कर सकते हैं। बेसिकली इस टॉपिक की जो मेजर थीम है वो है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी। और अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट इशू की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में इनइक्वालिटी कम हो रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है, उसे हम लोग जीएस पेपर 2 से कवर करेंगे, थोड़ा फेडरलिज्म के बारे में कवर करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी, चलिए। लेकिन थोड़ी सी अनाउंसमेंट है। एक तो हमारा जो सैटरडे को करंट अफेयर का कोर्स होता है वो आपको पहले से पता ही है, ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे SC1000 अगर आप यूज़ करोगे, मेरा कोड यूज़ करोगे, तो ₹1000 का आपको डिस्काउंट वैसे भी मिल जाएगा। वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव है नहीं, लेकिन 2 साल का करंट अफेयर तो आपको पता ही है, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो 2 साल के करंट अफेयर के बिना भी काम नहीं चलने वाला है। वो ज़माना गया जब 8 से 10 महीने का करंट अफेयर आया करता था, अभी यूपीएससी 2 से ढाई साल का करंट अफेयर पूछ रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज ही तैयारी शुरू करें, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर आपका बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए तब तक, और एक अच्छी कमांड होनी चाहिए करंट अफेयर पे। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, मेंस के लिए करंट अफेयर एक्चुअली प्रीलिम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, उसके अलावा 2025 के फाउंडेशन कोर्स के लिए अगर आपका टारगेट है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना, ये वहाँ पे देखिए जरा। हाँ, तो इस पे आप मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, ये देखिए जरा। ये तो रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है भैया, काफी दिनों से हम लोग ने इसके बारे में न्यूज़ कवर नहीं की है, और आज करने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक किया है एक रशिया के फ्यूल टर्मिनल पे जिसका नाम है नोवाटेक। देखिए, ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे कौन सा फ्यूल टर्मिनल है ये वो, ऐसे सवाल नहीं पूछता है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है बेसिकली वो। ठीक है, तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने उसके एक फ्यूल टर्मिनल के ऊपर ड्रोन से अटैक किया है। हालांकि यूक्रेन ने इसके लिए मना किया है, खैर वो तो चलता ही रहता है। सवाल है यहाँ पे बाल्टिक सी का। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्यूल टर्मिनल है वो बाल्टिक सी के अंदर आता है, और बाल्टिक सी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, ये बाल्टिक सी है, आपको नजर ही आ रहा होगा, थोड़ा मैं नीचे वाले इसमें दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी बेसिकली अटलांटिक सी की ही एक्सटेंशन है। ठीक है, अटलांटिक जो ओशन है ना हमारा, ओशन बड़ा होता है, उसके बाद होता है सी, सी के बाद जो आता है उसको बोलते हैं बाइट। ठीक है, बाइट के बाद आता है बे ऑफ बंगाल। उसके बाद आता है गल्फ, गल्फ ऑफ खंबत, और सबसे एंड में आता है क्रीक। ये सारी वाटर बॉडी हैं। वाटर बॉडी दो और भी होती हैं, जिसे एक को आप बोलते हो स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट तो आपने सुना ही होगा बहुत अच्छे से, मलक्का स्ट्रेट की जब हम लोग बात करते हैं। यस, तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो वाटर बॉडी होती है, जो कि दो बड़ी वाटर बॉडी को आपस में सेपरेट करती है, और दो लैंड मास को इधर सेपरेट करती है, मतलब दो वाटर बॉडी को ज्वाइन करवाती है बाय सेपरेटिंग टू बिग लैंड मासेस। उसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। बाल्टिक सी में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका नाम है स्कैगरेक स्ट्रेट। ठीक है, नाम याद रखना है, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन होता है, स्कैगरेक स्ट्रेट, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एक बे भी है जिसका नाम है कैटेगट बे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कैटेगट बे है वो किसको ज्वाइन करती है, तो इधर आपका ये स्ट्रेट आता है, इधर बाल्टिक सी आता है, ध्यान रखना है। थोड़ा यहाँ जाओगे तो ये पड़ता है आपका नॉर्थ सी। ठीक है, नॉर्थ सी, यहाँ पे है गल्फ ऑफ नास्क, ये देखिए जरा, ये है गल्फ ऑफ रीगा, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया, ये तो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है गल्फ ऑफ बोथनिया को लेके। तो पूछ सकता है सवाल कि कौन सी कंट्री वो बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं, कौन सी कंट्री गल्फ ऑफ बोथनिया को सराउंड करती हैं, ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे स्वीडन है,
ठीक है, इधर जो है फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया एंड ऑल दैट। तो मैंने लिस्ट आपको पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंट्रीज को सराउंड करती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लुथियानिया, पोलैंड, वो सब कंट्री जो है इसको सराउंड करती है, तो आपने याद रखना है। उसके अलावा जो इट सेपरेट्स द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप, है ना। ठीक है, तो ये आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है और ये है बाकी का यूरोप। तो दोनों को आपस में सेपरेट करता है कौन? बाल्टिक सी इसको सेपरेट करता है। बाल्टिक सी ड्रेन्स थ्रू द डैनिश स्ट्रेट इनटू द कैटागट वे ऑफ द रीजन, ग्रेट बेल्ट एंड द लिटिल बेल्ट। तो ये जो कैटाबेल्ट हम लोग ने यहाँ पे देख ही लिया है। ठीक है, कैटाबेल्ट ये रही आपकी और ये रही आपकी स्ट्रेट, तो जहां से इसको ये आपस में कनेक्ट करता है, इस तरह से स्ट्रेट और बे से होते हुए यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाते हो। राइट, चलिए बाकी इसमें कुछ था नहीं, इतना याद कर लोगे आपके मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ी थोड़ी लोकेशंस वगैरह ये देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन इनटू द मेडिटेरेनियन सी? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। तो मेडिटेरेनियन सी क्योंकि न्यूज में रहता है, तो उसके आसपास की कौन सी कंट्री है? बाल्टिक सी न्यूज में है, यस। नॉर्थ सी न्यूज में है, यस। साउथ चाइना सी न्यूज में है, यस। डेड सी न्यूज में है, यस। कैस्पियन सी न्यूज में है, यस। तो जो जो वाटर बॉडीज न्यूज में रहती है ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन कंट्रीज का नाम याद करें जो उनको टच करती है, सराउंड करती है। ठीक है, और जो कंट्रीज न्यूज में रहती हैं उनको आसपास नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं वो भी आपको याद करना होता है। तो एग्जाम में इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, करंट अफेयर वाले पर्सपेक्टिव से आपको याद करना पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है कुम्की एलिफेंट्स के बारे में बात करता है। ओडिशा गवर्नमेंट सीक्स अर्जेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कुम्की एलिफेंट फ्रॉम द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से कुम्की एलिफेंट्स की डिमांड करी है ओडिशा ने। क्यों करी है? वो इसीलिए करी है क्योंकि ओडिशा के अंदर कुछ एलिफेंट्स वो रोग हो गए। रोग मतलब वो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गया और उड़ीसा की कई जगह पे एलिफेंट की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसमें वो क्या करते हैं, टाउन्स वगैरह में घुस जाते हैं, फसलें बर्बाद कर देते हैं। इस तरह के केसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए तमिलनाडु से कुम्की एलिफेंट की डिमांड की गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया कुल्की, ये जो कुम्की एलिफेंट है वो कौन से होते हैं? कुम्की एलिफेंट जो है ट्रेंड कैप्टिव एशियन एलिफेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बेबी एलिफेंट जो बचपन में अपने हर्ड से बिछड़ जाते हैं, ठीक है, अपने हर्ड से अलग हो गए, मम्मी से अलग हो गए, अपनी मदर से अलग हो जाते हैं, तो उनको पकड़ के लेके आया जाता है, उनको रेस्क्यू किया जाता है। उनको रेस्क्यू करने के बाद उनको फिर 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आपने जंगल से उनको पकड़ा क्योंकि वैसे भी मर जाते बेचारे, क्योंकि अपने हर्ड से सेपरेट हो गए हैं। पकड़ के लेके आए, उनको 3 साल के लिए ट्रेनिंग दिया। 3 साल की ट्रेनिंग देके आप ये समझ लीजिए उनको आपने पालतू बना लिया, एक तरह से टेम कर लिया आपने, उन्होंने ट्रेंड कर दिया, टेम कर दिया। इन्हें कुम्की एलिफेंट कहा जाता है। अब ये जो ट्रेंड एलिफेंट हैं, ये दूसरे एलिफेंट को रेस्क्यू करने के काम आते हैं। जो जंगल में इंजर्ड हो गए हैं एलिफेंट, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के काम आते हैं। और वाइल्ड जो एलिफेंट हो जाते हैं, जो बहुत जो मतलब मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट करते हैं, जंगलों में घुस जाते हैं, टाउन्स में घुस जाते हैं, उनको ट्रैप करने के काम आते हैं। तो ये होते हैं एक तरह के पालतू एलिफेंट, हो जिसे कुम्की एलिफेंट कहते हैं। कुम्कीज आर यूज फॉर द कैप्चरिंग, कामिंग एंड हर्डिंग वाइल्ड एलिफेंट और टू लीड वाइल्ड एलिफेंट अवे इन द कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, है ना। तो गांव वगैरह में अगर घुस जाते हैं तो वहां से हटाने के लिए कुम्की एलिफेंट का यूज किया जाता है। तो इतना ही आपने याद रखना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और वैसे आपको अच्छे से पता है कि भैया एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और न्यूज़ है, वो भी एलिफेंट के रिगार्डिंग ही है। और ये देखिए जरा, कितने साज सजावट के साथ इन एलिफेंट को लेके जाया जा रहा है। किस लिए लेके जाया जा रहा है? क्योंकि एक फेस्टिवल होने वाला है। उस फेस्टिवल का नाम है गज मेला। गज मेला, गज का मतलब ही होता है एलिफेंट, मेला मतलब फेस्टिवल, आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक एलिफेंट फेस्टिवल और भी होता है, जो आसाम के अंदर होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में होता है। वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो चलाया जाता है, वो 1992 में चलाया गया था, जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया था। उसके बाद से काजीरंगा के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये वाला जो गज मेला है वो सेपरेट है। इसका रिलीजियस जो है इसका रेलिवेंस है। तो केरला के अंदर इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर अदूर में, टेम्पल अदूर के अंदर किया जाता है। यह टेम्पल जो है लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। और इस टेम्पल को बेसिकली जो है पार्था सारथी टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि
अर्जुन और कृष्ण का जो रिलेशन है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये टेम्पल को बनाया गया है। आपको अच्छे से पता है कि अर्जुन जो है वो जब लड़ने जा रहे थे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, तो उनके जो सारथी थे, ठीक है, वो कौन थे? वो लॉर्ड कृष्णा थे। और लॉर्ड कृष्णा को क्या कहा जाता है? पार्थ सारथी भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कृष्णा जी के अवतार थे, तो उनको डेडिकेट किया गया है ये। और एलिफेंट वहां पे, एलिफेंट मतलब गज मेला वहां पे होता है। तो बस ये आपने थोड़ा याद रखना है कि पार्थ सारथी जो है वो मेला, गज मेला कौन से स्टेट में होता है, कौन से गॉड को डेडिकेट किया गया है, राइट, कौन सी एपिक से रिलेटेड है, महाभारत से है, रामायण से है, तो ये महाभारत से है, ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है। तो और इसके बाद फिर एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है, कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट में जो टॉप, जो किंग ऑफ एलिफेंट को चूज किया जाता है, जो सबसे अच्छा बिहेव करता है, सबसे अच्छा जिसको सजाया जाता है, उसको बाद में विनर भी डिक्लेयर किया जाता है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अगला हमारे पास आता है कि पोस्ट मछली। पोस्ट मछली का मतलब होता है जिनको मृत्यु उपरांत, मरने के बाद उनको अवार्ड दिया जाता है, उसे पोस्थमस, उनको पोस्थमस कहा जाता है। तो बिहार के एक्स सीएम कर्पूरी ठाकुर जी को उनके मरणोपरांत, मरने के बाद उनको भारत रत्न डिक्लेयर जो है यहाँ पे दिया गया, दिया जाएगा, मतलब अभी अनाउंस हो चुका है, तो इनको दिया जाएगा ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा बात करना जरूरी है इनके बारे में, क्योंकि कपूर ठाकुर जी जो हैं वो सोशल जस्टिस के, इंडिया के बहुत गिने चुने लोगों में ऐसे आते हैं जिन्होंने सोशल जस्टिस की बात किया, और उसी को लेके इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। और बिहार के 2 बार सीएम भी बने, 1970 से लेके 71, और उसके बाद 1977 से लेके 79 के बीच में। क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड जो सेक्शन है, उनके साथ इनका बहुत डीप रिलेशन रहा। और हमेशा इन्होंने जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, उनके उत्थान के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए इन्होंने काम किया, और इसी को सोशल जस्टिस कहा जाता है। हालांकि अगर इनके लाइफ की अगर बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस समय बहुत यंग हुआ करते थे। और जो एक जबरदस्त चीज इन्होंने की, जब ये सीएम बने थे, तो इन्होंने बिहार के अंदर जो है शराबबंदी करवाई थी, राइट। उसके अलावा कई सारे स्कूल्स वगैरह ओपन कराए गए, खासकर जो अनप्रिविलेज सेक्शन है। हिंदी के बहुत बड़े सपोर्टर थे भैया, बहुत ज़्यादा। और जब ये सीएम बने तो इन्होंने अपने स्टेट के अंदर इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन लेवल तक उसको बंद कर दिया, बैन कर दिया, और हिंदी को प्रमोट करने की इन्होंने काम किया। तो सोशल जस्टिस के बहुत बड़े एडवोकेट रहे। सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल एक्सेस टू वेल्थ, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज विद इन अ सोसाइटी। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर एक्सेस मिले। देखिए यहाँ पे बात एक्सेस की है, एक्सेस सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बराबर होंगे। हम यहाँ पे इक्वल एक्सेस की बात कर रहे हैं, इक्वल आउटकम की बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को इक्वल एक्सेस होनी चाहिए स्कूल में एडमिशन लेने की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, ना इकोनॉमी बेसिस पे, ना कास्ट बेसिस पे, ना रिलीजन बेसिस पे। तो इसे हम लोग इक्वल एक्सेस कहेंगे। लेकिन अगर ये 10 बच्चे स्कूल में जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी बच्चे जो है वो स्कूल को बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आउटकम बराबर आए। जरूरी है कि सारे सारे स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं वो हमेशा फर्स्ट ही आएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो सोशल जस्टिस का मतलब इक्वल एक्सेस होता है। इक्वल आउटकम तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपकी जो सोशल अपब्रिंगिंग है, आपकी फैमिली है, आपकी जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ आउटकम डिपेंड करता है। तो इसे कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर। अब मान लो 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। दोनों को आप स्कूल में भेजोगे, सेम स्कूल में भेजोगे, सेम पेरेंट्स होंगे, सेम टीचर्स होंगे, तो क्या वो बराबर बराबर डेवलप करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उनके अंदर कुछ इनहेरेंट नेचर भी होता है। हाँ, आपका जो समाज में आप रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जो माहौल आपको मिलता है, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। लेकिन नेचर और नर्चर दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जाना जरूरी है। तो हम लोग ये अगर ये कहें कि किसी की पर्सनैलिटी 100% उसकी परवरिश पे डिपेंड करती है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। नेचर भी किसी का इनहेरेंट होता है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बेबी होते हैं, 2-3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, उनकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है कि बच्चा कैसा होगा। हालांकि उसको नर्चर किया जा सकता है लेटर ऑन, थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन नेचर भी अपना रोल यहाँ पे डेफिनेटली प्ले करता है। जो जेनेटिक मेकअप हमारा होता है, उससे डेफिनेटली बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ये तो सोशल जस्टिस का मतलब एक्सेस है,
इक्वल एक्सेस, सोशल जस्टिस का मतलब इक्वल आउटकम नहीं होता है। हालांकि कोशिश करते हैं हम लोग बहुत डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, चीजें चेंज ना हो, बट एनीवेज। तो अम्बेडकर जी ने क्या कहा? अम्बेडकर जी ने कहा कि सोशल जस्टिस नॉट मेयरली अ वेलफेयर पॉलिसी प्रोग्राम। सिर्फ सरकारी नौकरी जो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती है, सिर्फ उसको चलाना सोशल जस्टिस नहीं होता है भैया। सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। यस, एक जो आम आदमी है उसको पता होना चाहिए उसके अधिकारों के बारे में, समाज में उसका स्थान क्या है उसको पता होना चाहिए। ये होता है सोशल जस्टिस। और फिर अंबेडकर जी के बाद में कांशी राम जी ने जो है सोशल जस्टिस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जिसमें फिर बाद में वो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और ये पार्टी जो है वो सामने आई थी है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया सोशल जस्टिस और इनके बारे में, कपूर जी के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, सॉरी, कपूर जी के बारे में। और भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा बात करें, हालांकि तो पुरानी स्लाइड है, मैंने उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया, आपको पता ही होगा। एक दो पॉइंट मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। भारत रत्न इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो सिविलियन यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि डिफेंस पर्सनल के लिए हाईएस्ट अवार्ड नहीं है, उनके लिए अलग से हो सकता है। तो ये सिविलियन पर्पज के लिए है और आम आदमी के लिए है। आम आदमी मतलब मेरे जैसा, आपके जैसा नहीं। हाँ, लेकिन आम आदमी कोई ऐसा एक्सेप्शनल काम कर देता है, उसको भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं दिया जाता, किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है। तो ह्यूमन एंडेवर सब कुछ कवर कर देता है, सोशल, साइंस, ह्यूमैनिटी, किसी भी केस में आपको भारत रत्न मिल सकता है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि एक साल में भारत रत्न 3 लोगों से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता, मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है। बट देर इज एक्सेप्शन। 1999 के अंदर पहला साल ऐसा था जिसमें 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 18(1) क्या कहता है कि भारत रत्न जिसको मिला है ना, वो अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे भारत रत्न ऐड नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे भारत रत्न मिले तो मैं ये नहीं कह सकता सितेंद्र चौधरी भारत रत्न, या भारत रत्न सितेंद्र चौधरी, नहीं। आप वो नहीं कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? अब मान लो आपने कोई लेटर वगैरह लिखा है, आज के उसके ये नीचे ये लिख सकते हो, रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, अवॉर्डेड भारत रत्न, रत्ना बाय प्रेसिडेंट, ये लिख सकते हो, वो अलाउड है। लेकिन अपने नाम के आगे और पीछे आप भारत रत्न, पद्म भूषण, इस तरह की चीजें नहीं लगा सकते हो। ठीक है। सचिन तेंदुलकर इंडिया में पहला स्पोर्ट्स पर्सन बने जिनको भारत रत्न दिया गया, और सबसे यंगेस्ट इंडियन भी बने जिनको भारत रत्न दिया गया था 2014 के अंदर में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। भारत रत्न किसको दिया जाएगा, ये कौन रिकमेंड करता है? दिस इज रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब ये भारत रत्न का डिजाइन आपको दिख ही रहा होगा सामने, लेकिन ओरिजिनल ऐसा नहीं था, ये थोड़ा सा बाद में हम लोगों ने चेंज किया था। तो ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है। और लेटेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये भारत रत्न यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है एक राइजिंग सन का सिंबल है, और यहाँ पे हमारा जो है एम्बलम है दिया हुआ है, और ये पीपल ट्री है। ठीक है, पीपल के ट्री पे जो है दिया गया है। यहाँ पे व्हाइट रिबन दिया जाता है ताकि गले में आप उसको पहन सको। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। हालांकि कितना वाइड है, कितना थिक है, कितना लॉन्ग है, इतनी रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से होती नहीं है। लेकिन अगर आप रट्टा मारने में बहुत सही हैं तो रट्टा भी मार सकते हो। ठीक है। तो और ये कहाँ बनता है? ये कलकत्ता में जो एलिपोर मिंट है, जहाँ पे नो कॉइन्स वगैरह बनते हैं, वहां पे भी ये बनाया जाता है। ठीक है। भारत रत्न यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, आज यू कैन सी, वो तो हम लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है। ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी। तो ये एक टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि एनालाइजिंग द राइजिंग गैप इन द इनकम। देखिए, जनरल परसेप्शन ये कहता है कि अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर और गरीब के बीच में जो इनकम का गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। राइट, ऐसा एक जनरल परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा जो परसेप्शन है वो फैक्ट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो हम लोग सोच रहे हैं, क्या वो किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट या फैक्ट के साथ बैकअप कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो आप एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे होंगे, कि आई थिंक इनकम इनइक्वालिटी इज राइजिंग। आपके सोचने से काम नहीं चलेगा ना, आपको पर्टिकुलर किसी रिपोर्ट को बैकअप करना पड़ेगा जो ये बात बोल रही है
कि अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ रहा है। तो आज हम लोग एक ऐसी ही रिपोर्ट की बात करेंगे जिसे आप अपने एग्जाम वगैरह में डेफिनेटली कोट कर सकते हो। ये रिपोर्ट आई है एसबीआई की, और एसबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में पिछले 10 सालों में इनकम इनइक्वालिटी कम हुई है। देर इज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन इनकम इनइक्वालिटी ओवर द लास्ट डेकेड। और इनकम इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है गिनी कोफिशिएंट से। गिनी कोफिशिएंट से, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट जब जीरो होता है, कि दो रेंज होती हैं बेसिकली, 0 और 1। यूजली 0 और 1 होती है, हालांकि 1 से आगे जा सकता है, बट एनीवेज 0 और 1 को कंसिडर करते हैं। जीरो का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट जीरो, अगर 1 है तो मतलब एक सारे का सारा पैसा, वेल्थ एक ही आदमी के हाथ में है, बाकी लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तो गिनी कोफिशिएंट अगर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वहां पे इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है। और इंडिया में अगर बात करें 2014-15 में हमारा जो गिनी कोफिशिएंट था वो 0.472 था, जो कि 2022 और 3 में घट के जो है 0.402 हो गया है। तो गिनी कोफिशिएंट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही है। हालांकि अमीर और गरीब आदमी की जो इनकम है वो एक रेट के साथ ग्रो नहीं कर रही है। जो टॉप 10% लोग हैं उनकी इनकम, जो बॉटम के 30% हैं उनकी इनकम से ज्यादा फास्ट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे परसेंटेज टर्म की बात कर रहे हैं। मान लो एक अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, उसकी सालाना सॉरी एक महीने की उसकी सैलरी जो है वो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। और एक गरीब आदमी है, कंपैरेटिवली उसकी महीने की सैलरी जो है वो 10,000 रुपए है। इसका मतलब ये होता है, अब ये 1 करोड़ से 1.2 करोड़ हो रहा है, और ये 10,000 से जो है 15,000 हो रहा है। हम इस राइज की बात कर रहे हैं परसेंटेज टर्म में, हम लोग एब्सोल्यूट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अपने ध्यान देना है। इनकम ऑफ द टॉप 10% हैव ग्रोन फास्टर देन द बॉटम 30%, ठीक है। तो 15% के लगभग इंडिया में जो है वो गिनी कोफिशिएंट रिड्यूस हुआ है। अब गिनी कोफिशिएंट क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, हालांकि टॉपिक भी जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए था, बट पहले गिनी कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या है। गिनी कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द distribution of income across population developed by Italian statistician कोराडो गिनी। तो ये वाली इंपॉर्टेंट नई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसने इंट्रोड्यूस किया हमें से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गिनी कोफिशिएंट का काम क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने का काम होता है गिनी कोफिशिएंट का, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का काम होता है। 0 और 1 के बीच में ये होता है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। हालांकि वैल्यूज ओवर 1 आर थियोरेटिकल पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछेगा आपसे कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गिनी कोफिशिएंट, उसमें आपको पूछ सकता है दैट वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट कैन नेवर गो बियॉन्ड 1, ऐसा सवाल आ सकता है, लेकिन दैट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। कभी कभी किसी किसी केस में थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि गिनी कोफिशिएंट एक से ज्यादा हो सकता है, जब नेगेटिव इनकम या नेगेटिव वेल्थ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हाइयर अगर गिनी कोफिशिएंट है तो हाइयर इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस जो है वो शो करता है। इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर गिनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो रिच फ्रेंडली हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और अगर वो गिनी कोफिशिएंट रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब सरकार जो है वो सोशल जस्टिस के ऊपर काम कर रही है, आम आदमी की इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इससे ये नजर आता है। और गिनी कोफिशिएंट के साथ साथ एक मिलता हुआ कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग लोरेंज कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेंज कर्व। अब देखिए जरा, ये जो 45 डिग्री की लाइन होती है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कुमुलेटिव शेयर ऑफ द पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू द हाईएस्ट इनकम, ठीक है। तो लोवेस्ट इनकम और हाईएस्ट इनकम की बात करता है। ये है आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो बात करता है क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द इनकम अर्नड, किसने कितना पैसा कमाया उसकी बात करता है। तो ये आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन और ये इनकम की बात करता है।
तो 45 डिग्री की जिसमें जो लाइन होती है इसे कहते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन समाज परफेक्ट इक्वल तो नहीं है। समाज के अंदर तो इनइक्वालिटी होती ही है, सिर्फ आज से नहीं, जब से इंसानों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी करना शुरू किया है तब से ही इनइक्वालिटी है। तो ये जो कर्व वाली लाइन है, ये वाली, ये दिखाती है रियल पिक्चर। ये रियल पिक्चर दिखाती है। तो ये लाइन इस परफेक्ट इक्वालिटी से जितना दूर होती चली जाएगी, उस समाज में उतनी ही इनइक्वालिटी होती चली जाएगी। और जितना जितना ये 45 डिग्री एंगल के नजदीक आती जाएगी, मतलब वहां पे इनइक्वालिटी कम हो रही है। और इसको कहते हैं लॉरेंस कर्व। ठीक है जी, क्या कहते हैं? लॉरेंस कर्व। ये आपने याद रखना है। तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है। 45 तो हम लोगों ने सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए लिया है, एग्जिस्ट नहीं करता है समाज में। कोई भी इक्वालिटी समाज जो है वो परफेक्ट इक्वल नहीं है। तो इसे लॉरेंस कर्व कहते हैं। आपने थोड़ा ध्यान देना है इस चीज को। ठीक है, बस इतना ही काम करना आपने इसके लिए। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि देखिए भाई, एसबीआई ने ये रिपोर्ट इशू तो कर दिया और ये भी कह दिया कि गिनी कोफिशिएंट इंडिया में रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा झोल है। झोल क्या है? झोल ये है कि एसबीआई ने ये जो डेटा जिसको मेजर किया है, वो सिर्फ उन लोगों का डेटा मेजर किया है जो टैक्स पे करते हैं। जबकि हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, उसने ये कहा कि इंडिया में 80% लोगों की इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है। 2.5 लाख पर एनम से कम है। इसका मतलब इंडिया में टैक्स पे करने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ही कम है, 5% के आसपास है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने कम परसेंटेज लोगों से आपने ये डेटा लिया है, तो ये कितना ऑथेंटिक होगा, इसके ऊपर अपने आप ही सवाल खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी कई रिपोर्ट ऐसा कहते हैं कि यस, इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी थोड़ा तो कम हुआ है, बट कहां पे कम हुआ है इनकम इनइक्वालिटी? द कैटेगरी ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए, एक पॉइंट आपको बताता हूं, ये वाला देखिए जरा। इनइक्वालिटी नो डाउट हैज फॉलन, बट inequality among the top income earners seem to have fallen far more। जो टॉप इनकम अर्नर हैं इंडिया में, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर इनइक्वालिटी थोड़ी ज्यादा कम हुई है। गरीब आदमी के अंदर इनइक्वालिटी कम हुई है। मतलब कम तो हुई है, लेकिन वो डिक्रीज का जो रेट था वो थोड़ा सा स्लो है। क्योंकि अमीर आदमी की इनकम जिस तरह से बढ़ रही है, गरीब आदमी की इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही है। राइट, ऐसा वो कहता है। जो रेगुलर वेज अर्नर्स हैं और कैजुअल वेज अर्नर्स हैं, उनके बीच में गिनी कोफिशिएंट को यहां पे कंपेयर किया गया है। द गिनी कोफिशिएंट फॉल्स फॉर द रेगुलर वेज एंड द कैजुअल वेज वर्कर्स बट राइजेस फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए गिनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है, मतलब उनके लिए में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? इसको बेसिकली दो कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक तो वो लोग होते हैं भैया जो इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जो रोड साइड रेडी लगाते हैं, वो भी सब्जी बेचने वाले वगैरह, वो सब ठीक है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। दूसरे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी कंपनी के मालिक होते हैं, जो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये तीनों दोनों कैटेगरी ही सेल्फ एम्प्लॉयड की हैं। एसबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? एसबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि जो रेगुलर वेज अर्नर्स हैं, कैजुअल वेज अर्नर्स हैं, इनके अंदर गिनी कोफिशिएंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो फॉल हुआ है। मतलब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो रिच लोग हैं और जो पुअर लोग हैं, दोनों में ही इनइक्वालिटी कम हुई है। लेकिन जो पुअर लोगों के अंदर इनइक्वालिटी कम होने की जो रेट थी वो थोड़ी स्लो है, और यहाँ पे जो है वो रेट थोड़ी सी फास्ट है। ये रिपोर्ट ऐसा कहती है। ठीक है, हालांकि इस रिपोर्ट ने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं, बट फिर भी रिपोर्ट ऐसा कहती है। तो एसबीआई ने क्योंकि डेटा कलेक्ट किया है तो काफी ऑथेंटिक ही है। तो इसको आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो बेसिकली, एसबीआई की रिपोर्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, जीएस पेपर 2 के परस्पेक्टिव से, सिलेबस में हम अगर देखें तो यहां पे बात कर रहे हैं वो ज्यूरिसडिक्शन की, बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको पता ही है,
तो जो स्टेट इंडिया में इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं वहां पे बीएसएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन उस बॉर्डर से कितना किलोमीटर, ये भी बड़ा सवाल है। अब मान लो जैसे यहाँ पे राजस्थान है, ये पाकिस्तान है, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो फिलहाल जो रूल है वो ये कहता है कि राजस्थान की 50 किलोमीटर की टेरिटरी के अंदर बीएसएफ जो है वो एक्ट कर सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो राजस्थान के अंदर ये 50 किलोमीटर, पहले से 50 किलोमीटर था, लेकिन हर स्टेट के अंदर 50 किलोमीटर नहीं था। गुजरात में 80 किलोमीटर हुआ करता था, जिसको गवर्नमेंट ने घटा के 50 किलोमीटर कर दिया। ठीक है। पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में ये पहले 15 किलोमीटर था, इसको इंक्रीज करके 50 कर दिया। तो बेसिकली अभी सरकार ने क्या किया है, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया है और ये कह दिया है कि भैया 50 किलोमीटर तक जो है वो बीएसएफ एक्ट करेगा। बट बीएसएफ जिन चीजों में एक्ट करता है वो डिफरेंट होती हैं, जो लोकल पुलिस जिन चीजों के लिए एक्ट करती है वो डिफरेंट होती हैं। बीएसएफ का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ऐसा नहीं होता है। बीएसएफ का काम होता है ये देखना कि कहीं कोई एंक्रोचमेंट तो नहीं है। ठीक है। कहीं ट्रांस बॉर्डर क्राइम तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई इंडिया के टेरिटरी में अनऑथराइज तरीके से एंट्री और एग्जिट तो नहीं कर रहा है। ये काम होता है बीएसएफ का। और बीएसएफ अगर किसी आदमी को अरेस्ट करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर देती है। तो काम तो लोकल पुलिस का ही होता है, लेकिन दोनों का एरिया बंटा हुआ है आपस में। ठीक है। तो यूजली जिस भी स्टेट के अंदर बीएसएफ काम करती है उनके बीच में की बीएसएफ इशू होता नहीं है, क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है। और अगर आप देखें तो जैसे ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एक्ट 1967, इसके अंदर में जो है बीएसएफ जो है वो काम करती है। और बीएसएफ अगर किसी को अरेस्ट करती है, किसी के घर में जाके सर्च करती है, तो लोकल पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है और अरेस्ट करने के बाद उसे लोकल पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ता है। तो इस केस तरीके से देखे जाए, अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए, तो बीएसएफ की टेरिटरी इंक्रीज होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। बट वेस्ट बंगाल और पंजाब, पंजाब तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, क्योंकि छोटा स्टेट है ना। तो 50 किलोमीटर अगर आप पंजाब के अंदर आ भी जाओगे बीएसएफ के थ्रू, तो पर पंजाब के अंदर बचा ही क्या। राजस्थान तो चलो फिर भी बड़ा स्टेट है, 50 किलोमीटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, गुजरात भी बड़ा स्टेट है। तो वेस्ट बंगाल और पंजाब बेसिकली दोनों ही ने इसके अंदर जो है वो अपना ऑब्जेक्शन किया है। उनका कहना है कि ये 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, अब से थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है। लेकिन वो मैंने आपको बता ही दिया कि बीएसएफ के पास खुद की इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने की कोई ऐसा पावर होती नहीं है। उनको लोकल पुलिस के साथ ही जो है काम करना पड़ता है और हैंड ओवर भी करना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम होता है। ठीक है। तो ये है थोड़ा सा बात। तो उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करें, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं उनको गार्ड करने के काम आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में एक होता है। जब पाकिस्तान के साथ 1965 में हमारा वॉर हुआ था, ठीक है, उसके बाद इसको क्रिएट किया गया था। बीएसएफ का हालांकि अपना खुद का एक कैडर होता है, लेकिन उसके जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, जो डीजी होते हैं, वो हमेशा आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के काडर से आते हैं। तो अलग काडर होते हुए भी आईएएस के साथ इन कैडर को आप मर्ज कर सकते हो। तो हमारे पास जो है टोटल 7 सीएपीएफ होती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें से बीएसएफ एक है। बाकी देखें तो आसाम राइफल, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एफ सीआरपीएफ, एनएसजी और एसएसबी। ठीक है, ये होती हैं। और एक आप इसमें जो है बीएसएफ ऐड कर सकते हो। तो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो पंजाब का ये कहना है कि साहब जी, ये जो आप कर रहे हो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। ठीक है, मेरे स्टेट के जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके अगेंस्ट में है। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज किया है, दो रीजन की वजह से किया है। पहली बात तो ये जो क्राइम है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम पिछले समय से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनको टैकल किया जाना जरूरी है। दूसरी बात, सभी स्टेट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। तो कहीं पे 15, कहीं पे 35, कहीं पे 50 ना हो, तो इसलिए सबको हम लोग यूनिफॉर्म तरीके से 50 किलोमीटर कर रहे हैं। तो ये उनका आर्गुमेंट है। तो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेट्स से क्या होगा। तो मुझे तो खैर पर्सनली नहीं लगता इसमें कुछ चेंज होगा, बट ठीक है। उसके अलावा यही आर्टिकल आज हम लोगों को करने थे, कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, देखना चाहो तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।